नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूपीएससी एस्पिरेंट विजन में। और आज हम डिस्कस करेंगे हमारा चैप्टर 6 ज्योग्राफी का, जिसमें आज हम पढ़ेंगे यूपी से रिलेटेड एनर्जी रिसोर्सेज को। यह आपका इम्पॉर्टेंट रहने वाला है पेपर 6 के लिए यूपी पीसीएस के। देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक बेसिक रिक्वायरमेंट होता है किसी भी रीजन को डेवलपमेंट कराने के लिए एनर्जी रिसोर्सेज का, एनर्जी का। तो अब एनर्जी के डिफरेंट रिसोर्सेज हैं, उन्हें हम कैटेगराइज कर सकते हैं कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल रिसोर्सेज की अगर हम बात करते हैं तो देखेंगे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी जैसे जो रिसोर्सेज हैं वो आपके कन्वेंशनल रिसोर्सेज माने जाते हैं। नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज जो हैं वो आपके सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोगैस, टाइडल, जियोथर्मल, ये जो हैं आपके नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी माने जाते हैं। और अगर हम बात करें कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी की तो देखिए, जैसे कि कोल जो है वो आपका थर्मल पावर प्लांट्स में यूज़ हो रहा है। पेट्रोलियम जो है वो हम क्रूड ऑयल जो है इंपोर्ट करते हैं, फिर पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपकी आज की डेट में जो लोग हैं यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि व्हीकल में हम पेट्रोल का यूज़ कर रहे हैं, डीजल का यूज़ कर रहे हैं, नेचुरल गैस, ये सब जो चीज़ें हैं वो आपके कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। अब अगर हम कैटेगराइज करें इन सोर्सेज को कि भाई कौन जो है वो सबसे ज़्यादा हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, तो हम देखेंगे कि इंडिया में थर्मल जो पावर प्लांट से एनर्जी जो मिलती है हमें वो सबसे ज़्यादा मिलती है। उसके बाद हमें सोलर, फिर जो है आपका हाइड्रो, और फिर आपका न्यूक्लियर। आप देखिए ये जो डेटा है वो मैंने यहाँ से लिया है, ये आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ पावर की जो है वो साइट है। यहाँ पर देखिए ये 2023 का लेटेस्ट डेटा है, मई 31, यहाँ पर डेट आप देख सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर देखिए जो कोल का जो आपका इंस्टॉल जनरेशन जो कैपेसिटी है कोल के थ्रू वो है आपका 49.1%। टोटल जो है फॉसिल फ्यूल से जो आपका हो गया है 56.8%। तो ये आपका फर्स्ट नंबर पे आ गया। यहाँ पर आप देखेंगे हाइड्रो में, आप देखिए हाइड्रो जो है 11.2%, सोलर है आपका 16.1%। तो 16.1% जो है आपका थर्मल के बाद आपका क्या आ जाता है, सोलर आ जाता है, फिर आपका आएगा हाइड्रो, उसके बाद आपका न्यूक्लियर। और अगर हम यूपी में बात करेंगे तो हम देखेंगे कि अगर टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी जो है वो 29858 मेगावाट है, तो उसमें से थर्मल जो है वो 72% है। उसके बाद फिर आपका हाइड्रो, फिर सोलर और फिर न्यूक्लियर। अब अगर हम बात करते हैं आपके पेट्रोलियम और नेचुरल गैस की, तो देखिए यहाँ पर आपके यूपी में आपको रिजर्व तो नहीं मिलेंगे इस चीज़ के, टोटली इम्पोर्ट डिपेंडेंट है हम लोग इस चीज़ के लिए। लेकिन जो भी क्रूड ऑयल जैसे हम इंपोर्ट कर रहे हैं मान लीजिए, तो उसे क्या है रिफ़ाइन करने के लिए, हमें यूजेबल बनाने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप कर रखे हैं। तो जैसे कि आप देखिए मथुरा ऑयल रिफाइनरी हो गया, नेचुरल गैस के लिए हमने पाइपलाइन बना रखा है जो कि हम बोलते हैं जैसे HVJ गैस पाइपलाइन है। ये आपकी हज़ीरा गुजरात से स्टार्ट होते हुए ये मध्य प्रदेश और जगदीशपुर उत्तर प्रदेश में ये एंड होती है। इसे अभी हम मैप में अच्छी तरह समझेंगे। ये जो पाइपलाइन है वो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने बनाई हुई है। और कांडला गोरखपुर LPG पाइपलाइन की बात करते हैं तो ये आपका क्या है कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जो है, BPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, इन सब लोगों ने मिल के बनाया। और ये 2757 किलोमीटर लॉन्ग पाइपलाइन है जो कि लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर और झांसी को कनेक्ट करती है और आपको LPG प्रोवाइड कराती है। देखिए अगर हम बात करते हैं आपका मथुरा ऑयल रिफाइनरी की, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि भाई क्रूड ऑयल को इंपोर्ट कर रहे हैं। आप देखिए ये लो सल्फ़र क्रूड ऑयल हो सकता है, फिर हाई सल्फ़र कंटेंट इसमें हो सकता है, इसे हम रिफ़ाइन कर रहे हैं, यूजेबल बना रहे हैं। उसके बाद इसमें अगर हम चैलेंज की बात करें जो आज की डेट में देखा जा रहा है वो क्या है कि ये जो है रिफाइनरी वो करीब 50 किलोमीटर दूर है ताजमहल से। ताजमहल आप देख रहे हैं कि आप लोग जानते हैं कि वाइट मार्बल से बना हुआ है। तो इसमें हो क्या रहा है कि ये रिफाइनरी जो है अपने प्रोसेस के दौरान सल्फ़र ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी जो गैसेस हैं वो हवा में छोड़ती है, और ये वाटर मॉलिक्यूल्स के मतलब उसमें मिलने के बाद ये क्या करता है, एसिड रेन में कन्वर्ट हो जाता है, और जिसकी वजह से ताजमहल का जो कलर है वो येलोइश पड़ता जा रहा है। ये देखिए आपका HVJ हज़ीरा विजयपुर जगदीशपुर वाली ये आपकी गैस पाइपलाइन है। यहाँ से ये आपका स्टार्ट हो रही है,
फिर ये देखिए, ये इसके जो स्मॉल जो कनेक्शंस हैं, हज़ीरा से ये नीचे भी जा रही है और विजयपुर से ये होते हुए आपकी जगदीशपुर यहाँ पर यूपी में एंड हो रही है। और ये यहाँ से इसका जो कनेक्शन है वो आपका आप देख सकते हैं हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश में भी कुछ रीजन्स में इसका कनेक्शन है। कांडला गोरखपुर एलपीजी लाइन की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, गुजरात में कांडला से स्टार्ट होता है और ये आपका गोरखपुर में यूपी में जाके यहाँ पर एंड हो जाता है। इसके दौरान ये बीच में जो भी आपके बीच में जो रीजन्स हैं, एमपी है, एमपी में जो कुछ रीजन्स हैं, इन सबको कनेक्ट करते हुए जा रही है। अगर हम बात करते हैं ऊर्जा गंगा, ये एक गैस पाइपलाइन है 2655 किलोमीटर का। ये जो है यूपी, जो जगदीशपुर में आपका एचवीजे ख़त्म हो रहा था वहाँ से स्टार्ट हो रही है। ये आपका जाएगी वेस्ट बंगाल और उड़ीसा तक, बीच में आपका ये बिहार को कनेक्ट करेगी। ये आपको क्या है, नेचुरल गैस जो है वो इंडस्ट्रीज़ को सप्लाई करेगी और सीएनजी ऑटोमोबाइल्स के लिए और एलपीजी जो है वो हाउस होल्ड के लिए। तो हमने ये देख लिया पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के रिस्पेक्ट में हमारे यूपी में क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है। इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम बात करते हैं तो देख रहे हैं कि आज के टाइम पे जितनी तेज़ी में आपका यूपी का पॉपुलेशन बढ़ रहा है, उतनी तेज़ी में क्या है कि रिसोर्सेज की डिमांड भी बढ़ रही है। तो हर साल जो डिमांड है इलेक्ट्रिसिटी की वो बढ़ती जा रही है। अगर हम यहाँ से देखें, ये ग्राफ जो है आप 920 से देखिए, फाइनेंशियल ईयर 2020, तो 26,162 मेगावाट जो था वो आपका इंस्टॉल कैपेसिटी था। उसके बाद फिर इसे बढ़ाया गया 27,896 एंड उसके बाद इसे बढ़ाया गया 29,230 मेगावाट। तो ये जो है वो डिमांड के बढ़ते हुए इस चीज़ को बढ़ाया जा रहा है। अब इसमें हम बात करेंगे कि जो सोर्सेज हैं आपके इलेक्ट्रिसिटी के, तो सबसे पहला सोर्स क्या था जो हमने पढ़ा था, सबसे बड़ा जो सोर्स है वो है थर्मल पावर प्लांट यूपी में। तो थर्मल पावर प्लांट जो है वो कंट्रीब्यूट करता है अप्रॉक्सीमेटली 82.77% इन टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ द स्टेट। सिंपल। इसमें जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं इंपॉर्टेंट वाले जो हम देख लेते हैं। देखिए, हरदुआगंज थर्मल पावर प्लांट है, जिसकी कैपेसिटी 1270 मेगावाट है, जो कि अलीगढ़ में सिचुएटेड है। अनपारा की बात करते हैं। अनपारा थर्मल पावर प्लांट जो है 2630 मेगावाट की कैपेसिटी के साथ सोनभद्र में लोकेटेड है। ओबरा थर्मल पावर प्लांट की बात करेंगे तो ये है 1094 मेगावाट कैपेसिटी के साथ सोनभद्र में लोकेटेड। पारीछा की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है आपका झांसी में लोकेटेड है, इसकी इंस्टॉल कैपेसिटी 1140 मेगावाट। और ये जो चार आपके थर्मल पावर प्लांट हैं ये होली स्टेट ओन्ड है, ठीक है, पूरी तरीके से ये जो है वो स्टेट ओन्ड है। अब देखिए, ये जो यूपी गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग है आपकी उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, ये क्या है, इज़ होली ओन्ड स्टेट थर्मल पावर यूटिलिटी विथ प्रेजेंट जनरेटिंग कैपेसिटी ऑफ 6134 मेगावाट। तो ये आपकी थर्मल पावर यूटिलिटी है जो कि ऑपरेट करती है 4 थर्मल पावर स्टेशन यूपी के अंदर, जो मैंने आपको ये नाम बताए हैं। तो इन सबको कौन देख रही है, सरकार की जो एक अंडरटेकिंग है ये UPRVUNL, जिसमें आपका हरौरागंज, अनपारा, ओबरा और पारीछा स्टेट ओन ये आपके थर्मल पावर प्लांट्स हैं। दूसरे पावर प्लांट्स की अगर हम बात करेंगे जो कि शेयर्ड ओनरशिप में है, जैसे कि आप देखेंगे मेजा थर्मल पावर स्टेशन जो कि प्रयागराज में है 1320 मेगावाट की कैपेसिटी के साथ, ये आपका 50-50 के मतलब ओनरशिप में है, जिसमें आपका स्टेट और NTPC इसमें ओनरशिप में है। घाटमपुर थर्मल पावर स्टेशन की अगर हम बात करते हैं तो देखिए ये है 1980 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है, ये कानपुर में लोकेटेड है और इसकी ओनरशिप जो है वो 51 और 49 के रेशियो में डिवाइडेड है। तो आप देखेंगे कि जो रेशियो है वो NUPPL जो आपका नेवली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड जो कंपनी है और स्टेट के बीच में ये डिवाइडेड है। और जो पावर प्लांट्स हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं। देखिए, दादरी थर्मल पावर प्लांट जो है वो आपको गौतम बुद्ध नगर में मिलेगा, ये NTPC ओन्ड है। आंवला थर्मल पावर प्लांट जो है गैस बेस्ड बरेली में मिलेगा आपको, इफ़को ये ऐसे ओन करती है। औरैया थर्मल पावर प्लांट जो है औरैया में मिलेगा, NTPC से ओन कर रही है। और जो बाकी जो हैं ये सारे NTPC ओन कर रही है, जैसे कि उच्छाहर, सिंगरौली, टांडा, दिहांड, राजा। तो ये सब जो है, ये राजा जो है सॉरी आपका ये प्राइवेट जो है ये रिलायंस ग्रुप ओन करता है। तो राजा जो थर्मल पावर प्लांट है वो आपका शाहजहाँपुर में है, रिहांड सोनभद्र में है,
टांडा आप देख रहे हैं ये आपका अम्बेडकर नगर में पड़ेगा। सिंगरौली सोनभद्र रीजन में होगा। उच्छाहर जो है रायबरेली वाले रीजन में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। थर्मल के बाद अगर हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो हाइड्रो जो है वो आप जानते हैं कि भाई ये डैम से जो है पानी को छोड़ा जाता है, जिससे आपका टरबाइन जो है मूव करती हैं और फिर आपका पावर का जनरेशन होता है। तो अगर हम यूपी में बात करते हैं तो डिफरेंट जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बनाए गए हैं। तो इसके बारे में हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं बात करना। देखिए, रिहांड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो है वो स्टेट का सबसे बड़ा मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है, जो कि पीपरी जो जगह है उत्तर प्रदेश में सोनभद्र रीजन में, वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ये 1962 में बनाया गया था। इसका जो रिजर्वॉयर है उसे हम बोलते हैं गोविंद बल्लभ पंत सागर। ठीक है, इसकी कैपेसिटी जो है वो 300 मेगावाट है। ये इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट मैन मेड लेक है। खारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है ये आपको सहारनपुर में मिलेगा। इसकी जो कैपेसिटी है वो 72 मेगावाट है और यूपी JVNL उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड जो है इसे चलाती है। शारदा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो शारदा बराज जो है वो शारदा रिवर पर बनाया गया है, जिसे हम महाकाली रिवर भी बोलते हैं। ये आपका इंडिपेंडेंस से पहले 1920s में बनाया गया था। ये जो है आपका गंगा ग्रिड सिस्टम से कनेक्टेड है और ये प्रोजेक्ट जो है वो पावर प्रोवाइड करता है पीलीभीत, बरेली, शाहजहांपुर, हरदोई, खेरी, सीतापुर, लखनऊ जैसे रीजन के लिए। ये मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है, तो इसमें आपका एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल और दूसरे पर्पसेस के लिए इसका यूज़ किया जाता है। गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो इस पर जो है वो काफ़ी सारे थर्मल पावर प्लांट्स बने हुए हैं, जैसे कि पथरी सहारनपुर में, मोहम्मदपुर सहारनपुर में, निर्गंजनी चितवारा सलावा मुजफ्फरनगर में, भोला मेरठ में मिलेगा। पालरा जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वो आपको बुलंदशहर में मिलेगा। सुनमेरा जो है वो आपको अलीगढ़ में मिलेगा। अगर हम माता टीला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो ये जो है वो ललितपुर ज़िले में सिचुएटेड है। इट वॉज बिल्ट ऑन बेतवा रिवर्स बैंक, तो बेतवा रिवर बैंक पर जो है ये बना हुआ है। ये आपका पावर डिलीवर करता है इंडस्ट्री के लिए, एग्रीकल्चर के लिए और हाउस होल्ड के लिए थ्रू आउट दी उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश वाला रीजन। इसकी कैपेसिटी जो है वो 6 मेगावाट है। अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स की, तो देखिए रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन है सिंपल, कि जो डिपेंडेंसी आपकी फॉसिल फ्यूल के ऊपर वो कम हो जाएगी। और जो थर्मल पावर प्लांट से जो आपका कार्बन एमिशन हो रहा है, ग्रीन हाउस गैस जो कि है एक, तो वो जो है हम कम कर सकते हैं। रिलायबल एंड सस्टेनेबल पावर सप्लाई है। अब आप देखिए यहाँ पर जो दूसरा आपका, जैसे मान लीजिए कोल की सप्लाई आपको चाहिए होती है थर्मल पावर प्लांट के लिए, आपको चाहिए होती है सोलर में, आपको चाहिए होता है धूप, विंड में आपको चाहिए होती है हवा। तो ये सब जो है ये कंसिस्टेंटली आपको नहीं मिलते हैं कभी कभी। तो अगर हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की बात करते हैं तो ये जो है आपको कंसिस्टेंटली पावर जो है वो आपको देगा थ्रू आउट द ईयर इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर कंडीशन। एनर्जी सिक्योरिटी जो है वो आपको प्रोवाइड करेगा, जैसे कि आपके दूसरे सोर्सेज हैं उसके साथ में अगर आपका ये वाला सोर्स आप एड ऑन करते हैं तो आप एनर्जी सिक्योर हो जाएंगे। एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है इससे होगा कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो है ये क्रिएट करेगा अगर आप हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है एक जगह बनाते हैं। तो इसमें आपका देखिए स्किल्ड और नॉन स्किल्ड लेबर जो है वो दोनों की ज़रूरत यहाँ पर होती है। इरिगेशन एंड वाटर मैनेजमेंट, तो ये क्या है, बहुत सारे जो हैं जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट हैं वो मल्टीपर्पज़ हैं, जैसे आपने अभी देखा। तो उसमें क्या है कि आप पावर जनरेशन भी कर रहे हैं और जो वाटर का सप्लाई है वो हाउस होल्ड भी ले रहे हैं उस चीज़ को, और एग्रीकल्चर के लिए भी यूज़ हो जाएगा, वो इरिगेशन के लिए यूज़ हो जाएगा। सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा रिमोट एरियाज़ में। अब रिमोट एरिया में मान लीजिए कोई नदी जा रही है, वहाँ पर आपने आपका ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट आपने डेवलप कर दिया। यहाँ से क्या है, पावर का देखिए सबसे पहली चीज़ क्या हुई भाई, पावर का जनरेशन हुआ। पावर का जनरेशन हो रहा है तो उससे क्या है कि आप जो हाउस होल्ड है मान लीजिए आसपास के, वहाँ पर पावर आ रही है, या इंडस्ट्रीज़ है उसे इंडस्ट्रीज़ को कनेक्ट जो कंसिस्टेंटली पावर मिल रही है, जिसकी वजह से जो है कि लोगों को काम मिलेगा तो लोग जो है वो सेटल होना चालू होंगे, उनकी लाइफ जो है वो स्टेबल होना चालू होगी और उनकी कंडीशन जो है वो अपलिफ्ट होगी, जिसे हम इंक्लूसिव ग्रोथ बोलते हैं। न्यूक्लियर पावर की अगर हम बात करते हैं तो न्यूक्लियर पावर जो है इंडिया में लगभग 6780 मेगावाट की इसकी कैपेसिटी है। न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो काम कैसे करता है, देखिए सिंपल, जैसे एक थर्मल पावर प्लांट जो है आप स्टीम आप जनरेट करते हैं कोल से
बॉयलर्स में पानी को गर्म करके स्टीम जनरेट होती है, उससे क्या होता है कि टरबाइन चलता है और फिर आपका पावर जनरेट हो जाता है। तो सेम प्रोसीजर क्या है कि यहाँ पर जो है न्यूक्लियर रिएक्टर्स लगे हुए हैं, यहाँ पर आप कोल गर्म नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर क्या न्यूक्लियर रिएक्टर है, जैसे कि आप जानते हैं यूरेनियम जो है वो यहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो ये जो बीच में कंटेनर है जिसे हम कॉन्क्रीट चैम्बर या फिर फिशन जो चैम्बर जो इसे हम बोलते हैं, इसमें यहाँ पर मॉडरेटर रॉड लगी होती हैं जिससे हम यहाँ पर कंट्रोल करते हैं रिएक्शन को। होता क्या है कि जब आपने यहाँ पर इसमें मतलब फिशन रिएक्शन होगा तो यूरेनियम जो है वो दो पार्ट में टूट जाएगा। जब ये टूटेगा तो हीट जनरेट होती है और हीट से जो है स्टीम हम बनाते हैं वाटर से और फिर टरबाइन चलाई जाती है और फिर आपका पावर का जनरेशन हो जाता है, अगर हम सिंपल भाषा में से समझे तो। देखिए, अगर हम बात करते हैं न्यूक्लियर एनर्जी की इंडिया में, तो वो 5th लार्जेस्ट सोर्स है इंडिया में न्यूक्लियर एनर्जी। अराउंड 3% जो पावर है इलेक्ट्रिसिटी वो जनरेट होती है न्यूक्लियर पावर से। इंडिया में लगभग 22 न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं जो कि 7 पावर स्टेशन में मिलेंगे आपको ऑल ओवर दी इंडिया। मतलब जैसे इंडिया में डिफरेंट जो पावर स्टेशन बने हुए हैं, तो किसी में 2 न्यूक्लियर रिएक्टर, किसी में 4, किसी में 3, ऐसे करके जो न्यूक्लियर रिएक्टर जो हैं वो प्रेजेंट हैं। टोटल जो कैपेसिटी मैंने आपको बता दिया 6780 मेगावाट जो है न्यूक्लियर जो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इसकी कैपेसिटी है। अगर हम यूपी में बात करते हैं न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट की, वो क्या है, यहाँ पर देखिए एक नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है, जिसे हम नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन भी बोला जाता है, यह आपका नरोरा में उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है, जो कि आप जगह जो है वो आपको बुलंदशहर ज़िले में मिलेगी। ये इसकी कैपेसिटी जो है वो 220 मेगावाट है और इसमें यहाँ पर 2 यूनिट्स आपको मिलेंगे। तो जो टोटल पावर जो आपकी कैपेसिटी है वो यहाँ पर बन जाती है 440 मेगावाट। और न्यूक्लियर पावर जो कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है NPCIL इसे चलाती है, ओन करती है, ऑपरेट भी करती है और कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर भी है। NPCIL is in charge of all operations such as reactor commissioning, design, construction of nuclear power facilities. पावर जनरेशन की अगर हम बात करते हैं, जो जैसे मैंने आपको बताया कि 220 मेगावाट जो है वो उसकी पावर जनरेशन है 1 यूनिट की, और 2 यूनिट जो है वो लगभग 440, मतलब नेम प्लेट जो कैपेसिटी है इसकी 404 मेगावाट की इसकी कैपेसिटी है। अब देखिए रिन्यूएबल एनर्जी की अगर हम बात कर लेते हैं यूपी में, इंडिया में अगर हम मतलब डेटा देखें रिन्यूएबल एनर्जी का, तो इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जी की जो कैपेसिटी है लार्ज हाइड्रो और न्यूक्लियर पावर प्लांट को हटा के 120 गीगावाट की जो है इसकी कैपेसिटी है। ये फैब 2023 तक का डेटा है, ये आप चेक कर सकते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज कौन से हैं? बायोमास एनर्जी, सोलर, जियोथर्मल, हाइड्रो, विंड, ये सब जो है इसके सोर्सेज हैं। यूपी में अगर हम बात कर लेते हैं सोलर पावर की, अगर हम बात करते हैं तो सोलर पावर के लिए आप देखेंगे यूपी में सिग्निफिकेंट पोटेंशियल आपको मिलेगा सोलर पावर जनरेशन के लिए। स्टेट गवर्नमेंट जो है वेरियस स्कीम चला रही है, प्रोग्राम चला रही है सोलर एनर्जी को प्रमोट करने के लिए। जैसे कि यूपी की जो यूपी सोलर पॉलिसी है वो 2017 में आई थी, जिसमें गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडीज़ प्रोवाइड करती है सोलर पैनल को स्टैब्लिश करने के लिए। न्यूमरियस सोलर जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं इंक्लूडिंग लार्ज स्केल सोलर पार्क्स, रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशंस एंड सोलर पावर प्लांट जो है वो इम्प्लीमेंट किए गए हैं पूरी स्टेट में। विंड पावर की अगर हम बात करते हैं तो देखिए रिलेटिवली जो है ये इसका जो कैपेसिटी है वो कम है विंड की यहाँ पर, और जो विंड पावर प्रोजेक्ट्स हैं बोथ ऑनशोर एंड ऑफशोर हैव बीन डेवलप्ड इन उत्तर प्रदेश। द स्टेट गवर्नमेंट ऑफर्स इंसेंटिव एंड सब्सिडीज़ दे रही है स्टेट गवर्नमेंट की भाई विंड पावर में इन्वेस्टमेंट जो है वो यहाँ पर कंपनीज करें और लोगों को जागरूक किया जाए कि जो रिन्यूएबल एनर्जी जो आपका विंड है एक, इस चीज़ को यूज़ किया जाए। बायोमास एनर्जी की अगर हम बात करते हैं तो देखिए उत्तर प्रदेश है सिग्निफिकेंट एग्रीकल्चर सेक्टर विच जनरेट्स सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ बायोमास वेस्ट। जो बायोमास जो वेस्ट है वो बहुत ज़्यादा आपको यूपी में मिल जाएगा, जिस चीज़ को हम एक बेनिफिट मान सकते हैं, इसे हम यूज़ कर सकते हैं बायोमास एनर्जी के लिए थ्रू वेरियस टेक्निक्स, जैसे कि बायोगैस प्लांट्स हो गया या फिर बायोमास पावर प्लांट हो गया आपके। द स्टेट गवर्नमेंट encourages the adoption of biomass energy technologies to utilize agriculture residue effectively। तो गवर्नमेंट जो है क्या प्रमोट कर रही है और इसे पुश भी कर रही है कि भाई ये जो रिन्यूएबल जो भी डिफरेंट सोर्सेज हैं इस चीज़ को यूज़ किया जाए। हाइड्रो पावर जो प्रोजेक्ट्स हैं इन्हें हम डिवाइड कर सकते हैं माइक्रो, मिनी एंड स्मॉल जो आपका कैपेसिटी के बेसिस पर। माइक्रो जो है वो 100 किलोवाट तक की पावर बनाएगा, मिनी जो है वो आपका 101 किलोवाट से
2 मेगावाट तक की पावर आपको जनरेट करके देगा। स्मॉल जो है 2 मेगावाट से 25 मेगावाट तक की पावर आपको जनरेट करेगा। और मेगा जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो आपके 500 मेगावाट के ऊपर ही पावर जो है इनकी इंस्टॉल कैपेसिटी होती है। तो अगर हम स्मॉल हाइड्रो पावर की बात करते हैं तो देखिए गवर्नमेंट जो है इनिशिएटिव्स ले रही है, आइडेंटिफाई कर रही है सूटेबल साइट्स को फॉर स्मॉल हाइड्रो पावर डेवलपमेंट के लिए और इन्वेस्टमेंट के लिए पुश भी कर रही है। अगर हम पॉलिसीज़ और इंसेंटिव्स की बात करते हैं यूपी में, तो यूपी गवर्नमेंट ने देखिए फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, सब्सिडीज़, टैक्स बेनिफिट्स और प्रोसीजर को सिंप्लीफाई कर दिया है ताकि जो प्रोजेक्ट का अप्रूवल है वो जल्दी हो सके। और एडिशनली द स्टेट हैज़ एस्टेब्लिश दी उत्तर प्रदेश न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। तो UPNEDA, यूपी नेडा जो हम बोलते हैं जैसे, ये बनाई गई है यूपी में टू फैसिलिटेट द डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट। तो इम्प्लीमेंटेशन जो है इनका और प्रोजेक्ट का जो अप्रूवल वगैरह है ये सब चीज़ें जो है वो जल्दी से हो सकें, तो एक अलग से एजेंसी बना दी गई है। फ्यूचर प्लान्स क्या है? हमारे प्लान है कि भाई सोलर पावर की जो कैपेसिटी है वो 25,000 मेगावाट तक हमें करनी है 2024 तक। और इस चीज़ के लिए स्टेट जो है वो एक्टिवली काम कर रही है। सोलर पावर पार्क्स जो हैं बनाए जा रहे हैं और प्रमोट किया जा रहा है डिसेंट्रलाइज्ड सोलर इंस्टॉलेशन के लिए। और गवर्नमेंट जो है वो एक्सप्लोर कर रही है दूसरी अपॉर्चुनिटीज़, जैसे कि आप देख रहे हैं ऑफशोर विंड एनर्जी और जियोथर्मल और टाइडल एनर्जी के लिए। चैलेंजेस की अगर हम बात करते हैं तो देखिए जो रिन्यूएबल एनर्जी की टेक्नोलॉजीज़ हैं वो मतलब हाई कॉस्ट होती हैं, अवेयरनेस अभी लोगों के अंदर इतनी नहीं है रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर आपको यहाँ पर थोड़ा सा अभी इतना मजबूत नहीं मिलेगा और पॉलिसीज़ जो हैं वो अभी अनस्टेबल मानी जा रही हैं। सॉल्यूशंस क्या हैं? तो जैसे प्रॉब्लम्स हैं उन्हीं के हिसाब से समाधान भी हैं। तो गवर्नमेंट की सब्सिडीज़ जो हैं वो मतलब गवर्नमेंट को थोड़ा सा और सब्सिडाइज़ करना चाहिए ताकि जो रिन्यूएबल एनर्जी की जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो थोड़ा सा लोग यूज़ कर पाएँ, उसे ले पाएँ। पब्लिक अवेयरनेस हमें करनी है, कैंपेन चलाने चाहिए लोगों को रिन्यूएबल ये जागरूक करने के लिए। और इन्वेस्टमेंट करना है हमें इंफ्रास्ट्रक्चर में टू सपोर्ट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट। और जो पॉलिसीज़ हैं उन्हें स्टेबल बनाना है और रेगुलेशंस को क्या है कि हमें ईज़ करना है ताकि जो इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर आ सके, उसके लिए एक फेवरेबल जो कंडीशंस हैं वो यहाँ पर डेवलप हो सकें। तो आई होप गाइज आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।